नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पेशवाओं के किले में नमाज पर बवाल, गौमूत्र से शुद्धिकरण। नीतीश शाह ने बोले, कल हम हाजी अली के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो क्या करोगे। महागठबंधन में महादरार, जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का लिया फैसला। दिल्ली में दिवाली पर दमघोटू हवा, आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 500 के पार। शायराना अंदाज में बोले आजम खान, कहा इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार नहीं बनेंगे सीएम, जनता एनडीए को नहीं देगी वोट। चीन दे रहा 55% टैरिफ, अब तक 8 युद्ध रोके। ट्रंप का बड़ा दबाव, बोले हमास नहीं माना तो खत्म कर देंगे। अब समाचार विस्तार से। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। फिर क्या था, एक बार फिर महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर राजनीति छिड़ गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने इसे ऐतिहासिक धरोहर का अपमान बताया और फिर बीजेपी नेता नीतीश राणे भी इस पर भड़क उठे और मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर तुमको इतना ही शौक है उधर नमाज पढ़ने का, तो कल हमारे हिंदुत्व संगठन हाजी अली के पार खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तुमको कैसा लगेगा? तब तुम लोगों की भावना आहत नहीं होगी। इस पर अब एनसीपी नेता प्रशांत जगताप ने कहा है कि भारत का संविधान हमें अपने लोगों को सशक्त बनाता है, उन्हें समान अधिकार देता है। बीजेपी मुख्य धारा के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा इस देश में रहते, इस देश का जो कामकाज है वो संविधान के द्वारा होता है। संविधान ने हर जाति हर धर्म को अपना मजहब, उसी के साथ अपनी रोज की जो नहीं क्या डे टू डे नहीं क्या लाइफ नहीं क्या हम लोग जो लाइफ स्टाइल है वो गुजारने के लिए परमिशन दी है। शनिवार वाड़ा कोई कानूनी जगह नहीं है, हेरिटेज प्लेस है और टूरिज्म प्लेस है। वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं क्या जो नहीं क्या औरतें आई थी, जो वुमेन्स आए थे, उनको शायद वो रोज के 5 टाइम की नमाजी रहेंगे, उनको उस टाइम शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ना मुनासिब उन्होंने समझा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे जो नहीं क्या सुपरवाइजर थे, वॉचमैन थे, उन्होंने उनको ये इत्तला देनी चाहिए थी, उनको वो नहीं क्या इंटीमेशन देना चाहिए था, उनको वहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपने अभी जो किया है लेकिन यहाँ पर ये जगह नहीं। लेकिन वो उसके बजाय भाजपा की सांसद, राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी रास्ते पर आई, उन्हें हिंदू मुसलमान यानी क्या फसाद करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये भाजपा की राजनीति है कि पुणे में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से नहीं क्या भ्रष्टाचार, गुनहगारी, गैंगस्टर की नहीं क्या चर्चा हो रही है, वो चर्चा बाजू में रखने के लिए शायद मुरलीधर मोहोल जी की जैन ट्रस्ट की जो जमीन उन्होंने नहीं क्या उसमें जो गफला किया है, उससे ध्यान नहीं क्या हटवाने के लिए इस तरीके की साजिश मेधा कुलकर्णी ने की है। और मुझे ऐसा लगता है कि पुणे, महाराष्ट्र, देश के लोग अभी होशियार हो चुके हैं। उनको पता है कि देश में महाराष्ट्र में या कोई भी स्टेट में कोई गलत नहीं क्या भ्रष्टाचार के नहीं क्या कोई प्रकरण, उसी के साथ कोई नहीं क्या गलत बातें सामने आती है, उससे ध्यान हटवाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बीजेपी का लीडर इस तरीके से हिंदू मुसलमान की नहीं क्या फसाद लगाने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि मेधा कुलकर्णी जी काम के लिए ज़्यादा फेमस नहीं, इस तरीके के दंगा फसाद करवाने के लिए ज़्यादा फेमस है। 100%। देखिए, पुणे में आज मुस्लिम पॉपुलेशन नियर बाय 10 से 12 लाख है। उसके बावजूद यहाँ पर हमेशा हर एक 15 दिन के बाद ऐसे फसाद करने की कोशिश होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की ये राजनीति का ये पार्ट है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन मुझे इस बात में यकीन है कि पुणे के जो कॉमन पीपल है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, वो सारे लोग इस टाइम बीजेपी की इस गंदी राजनीति को जरूर उनकी जगह बताएंगे। उनकी जगह उनके घर में ही रहेगी, और इस तरीके की राजनीति पुणे और महाराष्ट्र के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ने महागठबंधन के सहयोगी दलों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इन दोनों दलों पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में इस गठबंधन पर फिर से विचार करेगी। इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन में दरार पड़ चुकी और इसका आने वाले समय में असर पड़ेगा। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला।
हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला, सिर्फ भ्रम पैदा किया गया कि हाँ बस इतनी सीटें हैं, आपको लड़ना है, अभी बताते हैं, तरह तरह की बातें। और समय भी समाप्त हो रहा था, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन ने जब हमें हमारा हक नहीं दिया तो फिर ठीक है, हम चुनाव के बाहर रहते हैं। एक महत्वपूर्ण घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके नेता माननीय हेमंत सोरेन, माननीय कल्पना सोरेन, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका अगर फायदा नहीं लेना चाहती है इंडिया गठबंधन तो फिर ठीक है। तो फिर बिहार में आगे गठबंधन चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, क्या कुछ होगा, ये फैसला अब हमारे नेता करेंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन में निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए मिशन और विजन के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। पहले चरण के नामांकन दाखिल करने से पहले ही तय कर लिया गया था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी होगा। इसकी पूरी सूची तैयार कर ली गई थी, जबकि महागठबंधन में अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक तरफ है एनडीए मिशन और विजन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विजन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का खत्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है, और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं। तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं। और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जुबली हिल्स में उपचुनाव होने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये उपचुनाव ना तो सरकार बनाएगा और ना ही सरकार बदलेगा। दूसरी बात यह है कि जुबली हिल्स के लोगों ने बीआरएस के पूर्व विधायक को 10 साल दिए, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। जुबली हिल्स के किसी भी वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। और तीसरी बात यह है कि वहां केवल विकास पर ही मतदान होना है। एमआईएम जुबली हिल्स से उम्मीदवार नहीं उतार रही है। देखिए, जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो बीआरएस के एमएलए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री बीआरएस का, ये विधायक वहां के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहां पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और खुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर वोट पड़ना चाहिए।
चौथी बात यह है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं वहां पर, एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, बावजूद इसके कि 2 वार्ड में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर कामयाब हुए वहां पर। और हमारा जुबली हिल की जनता से अपील यह है कि यह बाई इलेक्शन है, कोई सरकार गिरेगी ना बनेगी। हम जुबली हिल के 3,98,724 वोटर से ये अपील करते हैं कि आपने 10 साल बीआरएस के एक उम्मीदवार को मौका दिया, वो बीमार थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में, और बीमारी की हालत में भी गैर जरूरी बीआरएस ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें। पंजाब के चंडीगढ़ में पंचकुला में गुरुवार रात पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के 33 वर्षीय बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत का कारण स्पष्ट न होने से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डीसीपी पंचकुला का कहना है कि अकील एमसीडी पंचकुला में अपने आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। हमें एक शिकायत मिली और उसके आधार पर हमने अब हत्या और साजिश की धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। मैम, ये जो आपने बताया पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और जो पूर्व मंत्री हैं पंजाब के रजिया सुल्ताना मैडम, उनके बेटे अकील अख्तर, इनकी संदिग्ध हालात में वो मृत अवस्था में पाए गए थे अपने घर पे। घर इनका एमडीसी पंचकुला में है। तो उसी के आधार पर एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब एफआईआर दर्ज की हुई है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के, और ये दर्ज की गई है फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रजिया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, इनके अगेंस्ट की गई है। जी, पुलिस इस मामले में फिर अब वीडियो की भी जांच कर रही है, जो कंप्लेनेंट ने एक वीडियो भी दिखाई है अगस्त के टाइम की। मैम, कंप्लेनेंट के द्वारा अपनी जो एलिगेशंस हैं फाउल प्ले, जिस बेसिस पर उनको लग रहा है, जो आशंका उनके जताई गई है, एक वीडियो है जो मृतक ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी, एक फोटोग्राफ पोस्ट है जिसमें कोई डायरी दिख रही है। उनका कहना है कि मैं यदि मैं कल को मृत पाया जाता हूँ तो इसमें मेरी डाइंग डिक्लेरेशन है और मुझे किसी तरीके से पॉइजन किया जा रहा है, तो इस चीज़ की भी जाँच कराई जाए। तो उन सभी को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है, और ताकि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मामले में एकदम पारदर्शिता से और एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए हमने तुरंत एक एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर एसआईटी भी गठित कर दी है, और पूरा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर चाहे वो वीडियोस जेन्युइन है या नहीं, विसरा सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ पॉइजनिंग आता है या क्या कॉज ऑफ डेथ रहा, उस बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, मतलब कि मेडिसिन ओवरडोज है या क्या चीज़ है, पॉइजनस? बिल्कुल मैम, अभी विसरा सैंपल्स आर अंडर एनालिसिस, तो उनकी रिपोर्ट जब भी आएगी तो कॉज ऑफ डेथ उसे सर्टेन किया जाएगा। दिल्ली में दीपावली के दौरान बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। दिवाली पर सोमवार 20 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आग लगने के कुल 269 कॉल फायर डिपार्टमेंट के पास गई थी। ये आंकड़ा अगले 6 घंटे में 400 पार हो गया है। आज सुबह 6 बजे तक मदद मांगने के लिए फायर डिपार्टमेंट के पास लगभग 400 फोन आए हैं। कल के दिन दिवाली वाले त्योहार वाले दिन हमारे पास 269 कॉल्स थी टोटल, जो कि पिछले साल की 318 कॉल से कम है। और इसमें हमारे पास 2 मेक 4 कैटेगरी की कॉल थी, एक मेक 6 थी और एक मीडियम थी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी टीमें जो थी वो इतनी स्विफ्टली एक्शन लिया है सबने रात को, कि कोई भी इसमें छोटी कॉल बड़ी कॉल में कन्वर्ट नहीं हुई है और किसी सिटीजन को कोई इंजरी इसमें नहीं है। और हमने एक मेक 4 कॉल के ऊपर जो कि जनकपुरी एरिया में थी, उसमें हमने 7 लोगों को हमारी टीम ने रेस्क्यू किया है। आपने बताया कि आपके 2 फायरमैन भी जख्मी हुए। जी, एक रूपनगर की मेक 4 कॉल के ऊपर हमारे 2 जवान जो है इंजर्ड हैं, माइनर इंजरीज है, बहुत ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है, दे आर सेफ। आपने जो डेटा शेयर किया कंपैरेटिवली पिछले साल की तुलना में कम फायर कॉल्स हैं, क्या कारण इसका मानते हैं? देखिए, इसका कारण जो है वो जागरूकता है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। हम पूरे साल कोशिश करते हैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने की, लेकिन इस बार दिवाली से पहले हमने स्पेसिफिकली अपील करी थी लोगों से कि वो सावधानी बरतें त्योहार मनाते हुए, तो लोगों ने लगता है उस अपील को माना है। दिल्ली में आज की सुबह जहरीली हवा से हुई दीपावली की शाम भी दिल्ली में 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 पर
प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया था। रेड जोन का मतलब है कि बहुत खराब से गंभीर एयर क्वालिटी। वहीं सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात दिल्ली में धुंध की मोटी चादर दिखी और औसतन AQI 531 दर्ज किया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना ज्यादा है। इस पर अब आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार झूठ बोलती है। सरकार ने कहा था कि दिवाली के बाद हम दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराकर सारा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या आर्टिफिशियल रेन कराई गई है? सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से ख़त्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं, ताकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम को जो है खूब जो है वो धन कमाएं। तो ये तो सरकार का साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरी बात, पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब सरकार ने कोर्ट के साथ मिलकर इसकी इजाजत दी तो हमने इसका स्वागत किया, लेकिन जो 2-3 नए वेरिएंट सामने आए हैं उनसे हम चिंतित हैं, जिसका पर्यावरण और जानवरों पर बुरा असर पड़ रहा है। जब मैंने कुछ पटाखा सप्लायर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, ये कोई व्यवहारिक समाधान नहीं है। कहा गया था कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन इस बार बाढ़ की वजह से भी वो बहुत कम हुई है। ऐसा था कि जब ये सरकार ने कोर्ट के साथ मिलकर इसको परमिशन दिया था तो हमने तो उसका स्वागत किया था, लेकिन हमारा ये था कि ठीक है, वो व्यक्तिगत हम लोग सब दिवाली पटाखों के साथ मनाना चाहते हैं, मेरा अपना स्वार्थ भी है, लेकिन आज कल जो एक 2 या 3 नए पहलू निकल कर आए हैं कि पर्यावरण पर उसका बहुत ही बदतर असर हो रहा है, जानवरों की जिंदगी पे और चीज़ों पे, इससे मुझ जैसा व्यक्ति भी जो मानिए कि एकदम पटाखे से जिया, मुझे तो दिवाली उसके बिना लगती नहीं थी, मैं भी दोबारा इस बारे में सोचता था कि क्या अंततः ये किस हद तक हम इसको ले जा सकते हैं। फिर ये बात आई कि नहीं, ग्रीन क्रैकर करके कोई चीज़ आई है, लेकिन वो पिछले साल भी मैंने ढूंढी, ये पता चला था ग्रीन क्रैकर कर सकते हैं, मुझे तो कहीं मिला नहीं। अब की बार पता चला तो मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ, मैंने अपने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो पटाखा सप्लाई करते हैं, उन्होंने कहा साहब कोई ग्रीन इन नहीं है। अब उनका ये कहना, सच झूठ मैं नहीं जानता, इसलिए मैं ये नहीं चाहता इससे कोई आप निष्कर्ष निकालें, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ खास है नहीं, और अंतर है तो पैसों का शायद बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी भी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन मुझे इस समस्या के बीच में नहीं लिख रहा है, जो हमारे खेलने की जो एक अभिलाषा है वो और पर्यावरण के बीच में कोई एक सामंजस्य समन्वय बना सके। मेरा ये कहना है दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी फौरी तरीके से बिना गंभीरता से कई विषयों को ले रही है। उसने अच्छा है, जब आई थी तब बात कही थी कि मैं एयर पोल्यूशन को कम करूंगी, लेकिन एयर पोल्यूशन के पीछे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे सड़कें हैं, गड्ढे हैं, नाली की सफाई है, बढ़ता हुआ व्हीकुलर पॉपुलेशन है, उन पर तो कोई कम से कम आगे के लिए रणनीति हमारी सुनी नहीं। 11 साल केजरीवाल से तो खैर बिल्कुल नहीं सुनी, उसका तो कोई उस पर लेना ही देना नहीं था, उसका तो ये था कि मैं लोगों की जेब में पैसा डाल दूंगा और जीतता रहूंगा, तो उसने तो कोरी वोट की राजनीति की। लेकिन ऐसा लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम पर्यावरण के बारे में कुछ कहा तो था, और केवल पंजाब के ऊपर एक सवाल उठाने के अलावा। और आप एक और चीज देख लीजिए ना, ये बार बार कहा जाता था कि पराली के कारण हो रही है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा है कि वो कोई भी फॉर्मूला अपना लें, बिहार में बाहर एनडीए की आएगी। किसी भी गठबंधन का एक धर्म और सिस्टम होता है, उसी के हिसाब से सब लोग काम करते हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने राजनीति को अपना पेशा बना रखा है। कोई फार्मूला अपना ले, बिहार में बाहर एनडीए सरकार से आएगी और
गठबंधन, मैं पहले भी कहा था कि सब बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। किसी भी गठबंधन का एक धर्म और एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से काम होता है। और यहाँ तो बिना सिस्टम के ही सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए सब लोग राजनीति को अपना पैसा बना रखा है। अभी हम लोगों ने एक नया आयाम शुरू किया मोदी जी ने कि राजनीति से लोगों की सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि दी जाए। यह है, इन लोगों के किसी फार्मूले पर जाने से कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और लंबे समय बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने आइला मोहम्मद पर चढ़ी बहस पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे को एक छोटी सी चिंगारी कहेंगे और उन्हें इस बात का ताज्जुब होता है कि कैसे एक छोटी सी बात इतना बड़ा शोला बन गई। आइला मोहम्मद पर चर्चा करते हुए आजम खान ने कहा है कि जाहिर है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो ये इसका अख्तियार है, इसका पैदाइशी हक है। मुझे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का शेर याद आ रहा है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुसलमान का मोहब्बत पे इजारा तो नहीं, हमें इस एहसास को वापस लाना होगा। मुझे तो ताज्जुब है कि ये, अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूँ तो ये छोटी सी बात इतना बड़ा शोला कैसे बन गई। अगर जिला इंतजामिया चाहता तो बातचीत से हल हो जाता मसला, क्योंकि बहरहाल बात कितनी ही बढ़ जाए लेकिन रास्ता तो टेबल पर बैठकर ही निकलता है। आप पूरी जंगों के फैसले देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए। आधी दुनिया जिससे मारी जा चुकी थी, उसमें जब संधि और समझौता हुआ तो टेबल पर बैठकर ही हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। तो हम बातों को बहुत बिगड़ने से पहले अगर संभालने की कोशिश करें और संवाद का सिलसिला ख़त्म न करें, बातचीत का सिलसिला, मसले को हल करने का सिलसिला, तो खतरनाक से खतरनाक मसले का हल निकाला जा सकता है। और ये तो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। और जाहिर है अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, वो कोई हो, तो मोहब्बत करना तो उसका इख्तियार है, उसका पैदाइशी हक है। बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी या इंडिया अलायंस में जो लोग हैं वो सभी अपने निजी हितों के लिए हैं। जहां व्यक्तिगत हितों का सवाल है वहां अनिवार्य रूप से मतभेद होंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? इसका जवाब बिहार की जनता चुनाव में देगी। देखिए, हम तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए, अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। अस्थायित्व की बात होगी। और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। और ये संभव हमारा एनडीए से ही है। एनडीए की सरकार देश में है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम हर तरह से किसी प्रकार का छू नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य की सेवा होगी। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, डबल इंजन सरकार और रफ्तार पकड़ेगी। तो इधर एक बात है, जन सेवा के लिए है, राज्य के विकास के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता के लिए है। बिहार की सियासत में अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महागठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता पूरी तरह महागठबंधन के साथ खड़ी है। जनता हमें अपने घर के बेटे की तरह मानती है और इस बार का जनादेश एक तरफा होगा। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, भाजपा उन्हें सम्मान नहीं देगी। महागठबंधन कहाँ दिखाई दे रहा है? हम लोग
जनता हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखेगी। पूरा जनता एक तरफा है, कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बने। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी, आप चिंता मत करें। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 मैराथन बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले? बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो सब लोगों ने देखा कि महिलाओं को हमारी पार्टी ने प्राथमिकता दी है। सबसे ज्यादा 24 महिलाओं को टिकट दिया गया है। सभी जाति धर्मों का ख्याल रखा गया है। जो जीतने वाले उम्मीदवार थे पार्टी ने उनको टिकट दिया है। जिन विधायकों का टिकट कटा है तो पार्टी ने उनको पहले विधायक बनाया, सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो सब लोगों ने देखा कि हमने महिलाओं को हमारी पार्टी ने प्राथमिकता दी। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी बात यह है कि सभी जाति धर्मों का ध्यान रखा गया है और जो सर्वे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किए गए उसके अनुसार जो जिताऊ उम्मीदवार थे वो जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब जिन विधायकों का टिकट कटा है तो पार्टी ने उनको पहले विधायक बनाया, सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, आगे भी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कुछ जगहों पर पार्टी के जो हमारे विधायक थे सिटिंग, उन लोगों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो इससे जनता तो पार्टी को वोट करती है, श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर वोट करती है। इसलिए हम कहेंगे कि सब लोगों को पार्टी हित की बात सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। पार्टी बड़ी होती है, माँ होती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कई बड़े दावे किए। इस बार भी उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने इन दावों को दोहराया। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन अमेरिका को भारी मात्रा में टैरिफ चुका रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 8 युद्धों को भी सुलझाने का दावा किया। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार और रूस यूक्रेन पर भी बात की। उन्होंने इस दौरान हमास को भी बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि चीन हमारा बहुत सम्मान करता है। वो हमें टैरिफ के रूप में भारी मात्रा में पैसा दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो 55% दे रहा है, जो बहुत अधिक पैसा है। कई देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया और अब वो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। चीन 55% दे रहा है और अगर हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो वो 1 नवंबर से 155% टैरिफ देगा। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहा हूँ। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है और हम कुछ हफ्तों में दक्षिण कोरिया में मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। व्हाइट हाउस में इजराइल हमास संघर्ष और उससे जुड़ी हिंसा के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो हिंसक लोग हैं। हमास बहुत हिंसक रहा है, लेकिन अब उन्हें ईरान का समर्थन नहीं है, अब उन्हें किसी का समर्थन नहीं है। उन्हें अच्छा होना ही होगा और अगर वो अच्छे नहीं रहे तो उनका सफाया हो जाएगा। मतलब साफ है, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।